Hello and welcome everyone. This is the eighth part of the chapter volumetric analysis. In this video, we are discussing the concept of iodometric and iodometric titration. Hello and welcome my friends. Let me give you my brief introduction. मेरा नाम विक्रांत कुमार है. आई एम एन एजुकेशन कंसल्टेंट एंड केमिस्ट्री फैकल्टी फॉर IIT JEE एंड नीट. मैंने अपनी बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में IIT बॉम्बे से की. IIT JEE की प्रिपरेशन मैंने सुपर 30 से की थी एंड माई ऑल इंडिया रैंक इन IIT JEE वॉज 869. Okay, before starting today's lecture, I'll just remind you what we have covered in the last lecture. So if you remember, हम लोगों ने वेरियस टाइप ऑफ टाइट्रेशंस की बात की थी, जिसमें से सिंपल टाइट्रेशन वाज द टॉपिक ऑफ द प्रीवियस लेक्चर. इन दैट सिंपल टाइट्रेशन इट वाज आइदर रेडॉक्स रिएक्शन और एसिड बेस रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने बात की इफ इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंज्यूम्ड विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट कंज्यूम्ड. उसी तरह से इफ यू आर हैविंग एसिड बेस रिएक्शन, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और एसिड्स कंज्यूम्ड विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस और बेस कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन. नाउ दिस वाज द बेसिस ऑफ ऑल टाइप ऑफ टाइट्रेशन. जितने भी टाइट्रेशन के क्वेश्चन देखेंगे सब में हम लोग ये चीज को अप्लाई करेंगे ही करेंगे. इन सिंपल टाइट्रेशन वी हैव जस्ट कवर्ड कि मान लो जस्ट एक स्टेप का रिएक्शन है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक रिड्यूसिंग एजेंट है, या फिर एक एसिड है एक बेस है, या मल्टीपल भी हो सकते हैं, बट दैट वाज जस्ट हैविंग वन स्टेप की वन एसिड और वन सेट ऑफ एसिड्स ने वन बेस एंड और वन सेट ऑफ बेसिस से रिएक्ट किया. वैसा ही रेडॉक्स टाइट्रेशन में if you are having one oxidizing agent or one set of oxidizing agent and it has reacted with one reducing agent or one set of reducing agents, तो इस तरह के टाइट्रेशन को हम लोगों ने सिंपल टाइट्रेशन बोला था. बट इन दैट सिंपल टाइट्रेशन हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में भी इंफॉर्मेशंस रखा था. लाइक इफ यू आर हैविंग KMnO4, K2Cr2O7 या H2O2 या हाइपो की बात हम लोगों ने की थी, Na2H2O3 की बात की थी. इस तरह के कंपाउंड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हम लोगों को जानने होते हैं कि इनका बिहेवियर डिफरेंट मीडियम्स में कैसा होता है एंड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इनका बिहेवियर कैसा होगा, उसका एन फैक्टर कितना होगा. इस तरह की चीज़ें भी हम लोगों ने सीखी थी. नाउ वी आर कमिंग टू द टूडेज टॉपिक. एट द एंड ऑफ लास्ट लेक्चर हम लोगों ने ये बात की थी कि सिंपल टाइट्रेशन कवर हो गया और बाकी बचे हुए 4 टाइप के टाइट्रेशन हमारे सिलेबस में और हैं. नाउ यू रिमेंबर दिस इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ JEE मेंस और नीट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस. इफ यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ड्यूरिंग 90s स्पेशली, हर साल एक क्वेश्चंस इन टॉपिक से आते ही आते थे. कभी कभी तो 2-2 क्वेश्चन भी मिल जाते थे. सो नाउ दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर JEE एडवांस. नाउ ये जो मैंने बोला था कि 4 टाइप के टाइट्रेशन जो बचे हुए हैं, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि इट विल टेक जस्ट 1 लेक्चर एंड वी आर गोइंग टू कवर दैट. बट आई हैव एस्टिमेटेड दैट इट मे गो अराउंड 2 hours और मोर देन दैट इफ आई cover these 4 titration in a single lecture, and that's why I have decided to break the remaining 4 type of titrations into 2 lectures. So right now I'm telling you this is not the last lecture of volumetric analysis. This becomes the second last lecture of the volumetric analysis. और इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बचे हुए 4 में से सिर्फ 2 टाइप के टाइट्रेशंस को कवर करेंगे. और 2 टाइप के टाइट्रेशंस कौन से होंगे? आई एम गोइंग टू कवर आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, बिकॉज दोनों आयोडीन से रिलेटेड है, इसलिए इन दोनों को हम लोग साथ में कवर करेंगे. Next lecture definitely will be the last lecture of volumetric analysis. In that lecture we are going to cover VAC titration and double titration. So आज का हमारा टॉपिक जो है that is iodometric titration and iodometric titration. In general you can call it that the titration involving iodine. So that is the topic of today's lecture. So let's start today's lecture. So when we talk about iodometric titration, क्या है ये? It involves the titration of free iodine, that is I2, with standard sodium thiosulfate solution. If you remember, sodium thiosulfate हम लोगों ने कवर किया था लास्ट लेक्चर में. Na2H2O3 को सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं. इसी को हम लोग हाइपो भी बोल देते हैं. एंड
इसके लिए हाइपो जब बोलते हैं .5H2O करके लिखते हैं, दैट इज द मोस्ट कॉमन सोडियम थायोसल्फेट फॉर्म. सो Na2H2O3.5H2O भी लिखा जाता है, विच इज कॉल्ड हाइपो, और अदरवाइज सिंपली Na2H2O3 मीन्स सोडियम थायोसल्फेट. सो हेयर वी आर गोइंग टू सी रिएक्शन ऑफ I2 विद सोडियम थायोसल्फेट, थ्रू विच वी आर गोइंग टू एस्टिमेट कि कितना आयोडीन था बेस्ड ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन. So now when we talk about sodium thiosulfate, if you remember, इसका behavior दो different medium में different हो जाता है. In acidic medium it was going into Na2S4O6 and in basic medium it goes to Na2SO4. Now if no medium is given, by default we know that we are going to consider acidic medium. So two different mediums are giving you two different type of reactions. So like I2 plus Na2H2O3 in acidic medium is going to give you NaIN Na2S4O6, which means if you talk about N factor of these substances, हम लोगों ने पहले भी बात की है, but again we can talk about this. I is in 0 oxidation state, here it is in -1, and for I2 there are 2 iodines. So N factor की बात अगर हम लोग करेंगे यहाँ पे, so that will become 1 का change for each iodine. There are 2 iodines, so N factor is 2. If you are talking about NaI, its N factor will be 1. मैंने बैलेंस रिएक्शन लिखा है, दोनों तरीके से चल सकते हैं. If you are balancing the reaction, mole method can be applied. If you are not balancing the reaction, you are interested in law of chemical equivalence, we need to know the N factor, and that's why we are deciding here N factor. Similarly, average oxidation state of sulfur here is +2. In this one it is average is +2.5. So change of 0.5 per sulfur atom, and that's why N factor of Na2H2O3 will be 0.5 into 2, and that is equal to 1 in acidic medium. If you are talking about this compound, sodium tetrathionate बोलते हैं इसको, this is having 4 sulfur, so change of 0.5 per sulfur into 4 will give you N factor equals 2. So importantly N factor I2 और इसका काम आता है, इनका generally काम नहीं आता है, but we can use these N factors whenever it is required. So that's first part. If you are talking about basic medium, I is in 0 oxidation state, here it is in going in the form of -1. इसके लिए कोई चेंज नहीं है, पहले जैसा ही है. यहाँ पर N factor 2 था, यहाँ भी N factor 2 है, यहाँ पे N factor 1 था, यहाँ भी N factor 1 है. But when we talking about these two compounds, now sulfur is going from +2 to +6. There is change of 4 per sulfur atom, and that's why N factor will be 4 into 2. There are 2 sulfur atoms, so it will become 8. Similarly, if you are talking about N factor of this sodium sulfate, it will become change of 4 per sulfur atom. There is just 1 sulfur atom, so N factor is 4. So you need to know these N factors, especially of I2 and Na2H2O3, to solve different type of iodometric titration questions. It will also be utilized in iodometric titration. So अभी जब हम लोग दो different mediums की बात कर रहे हैं, so इन दोनों mediums के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं कि टाइट्रेशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने. डेफिनेटली यहाँ पर अगर ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर कंज्यूम होंगे. दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस. सो विल बी राइटिंग इन एसिडिक मीडियम ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 consumed will be equal to gram equivalents of Na2H2O3 consumed. और अगर इसको मोल में रिलेट करना हो तो ऑब्वियसली मोल्स इनटू N फैक्टर हो जाता है, दैट इज गिविंग यू ग्राम इक्विवेलेंट. सो मोल्स ऑफ I2 कंज्यूम्ड इनटू 2 एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में I2 का N फैक्टर हमेशा 2 है यहाँ पे, सो दैट विल बी मोल्स ऑफ Na2H2O3 consumed. I'm not writing it, but you have to consider it to be consumed into its N factor, which is 1. And that is a very important relation you need to know. Similarly, in basic medium, if you are talking about, so here also we'll be writing gram equivalents of I2 consumed equals gram equivalents of Na2H2O3 consumed. And similar relation can be established for products also. I'm just relating both the reactants.
So here we can write in terms of moles, moles of I2 consumed into 2 again, because n factor of I2 is same in both the mediums. But when we are talking about Na2H2O3, it's moles into, and then if you know the n factor, which is 8 here, and that's why it becomes important. It is different in two different mediums. Again, I am reminding you, if no medium is given, we consider acidic medium. So this relation we are going to use. Again, to reach at gram equivalents, हम लोगों ने पहले भी बात की थी लास्ट लेक्चर में. जिन्होंने नहीं देखा उसको रिवाइज कर लेंगे, एक बार जाके देख लेंगे. ग्राम इक्विवेलेंट्स बताने के डिफरेंट तरीके होते हैं. तो ग्राम इक्विवेलेंट्स कैन बी नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, इट कैन बी मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, इट कैन बी मोल्स इंटू एन फैक्टर. तो बहुत तरीके से इसको बताया जा सकता है या पूछा भी जा सकता है. इफ यू आर हैविंग मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास गिव्स यू मोल्स इनटू एन फैक्टर विल गिव यू ग्राम इक्विवेलेंट्स. तो इस तरीके से डिफरेंट तरीके से ग्राम इक्विवेलेंट्स तक पहुंच सकते हैं. इट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. अकॉर्डिंगली वी कैन रीच टू द ग्राम इक्विवेलेंट. सो नाउ यहाँ तो हम लोगों ने Na2H2O3 यूज किया है, जो कि बहुत ही पॉपुलर है. सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं. बट इन आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, reagents other than Na2H2O3 can also be used. So let's see कौन से reagent है जिनको हम लोग Na2H2O3 की जगह यूज कर सकते हैं. So you are having list of 4 reactions on your screen. There are 4 reagents which can be used in place of Na2H2O3 for the estimation of I2. मैंने सारे रिएक्शन बैलेंस्ड तरीके से लिखे हैं. सो मोल मेथड तो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस बैलेंस्ड रिएक्शन. बट कभी कभी ये पूरा रिएक्शन लिख के बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती. इफ यू आर जस्ट कंसर्न अबाउट द रिएक्टेंट्स, जो मेन रिएक्टेंट्स हैं उनके लिए. सो जस्ट सी, इन सारे केसेज में I2 इज गोइंग इन द फॉर्म ऑफ I माइनस. तो n फैक्टर I2 का हर जगह 2 ही है. सो n फैक्टर everywhere for I2 is 2 and n factor for I minus is 1 in all these cases. So there is no problem regarding I2 and I minus. इसका कोई इश्यू ही नहीं है. लेकिन when we are talking about the other reagent which we are using in place of Na2H2O3, उनके बारे में देखना पड़ेगा कि उनका n फैक्टर कितना है. Like H2S में sulfur is -2, it is going in 0, so change of 2 per sulfur, so its n factor is 2. If you are talking about this S, its n factor is also 2 because there is change of 2 and there is just 1 sulfur. Similarly, in sulfite, sulfur is in +4, which is going in the form of +6. So change of 2 per sulfur. So again, there is just 1 sulfur, so n factor is 2. Now, if you are talking about hydrogen, n is in -2 oxidation state, it is going in 0. So change of 2 per nitrogen, but this time there are 2 nitrogen atoms, so n factor is 4. Here also there are 2 nitrogen atoms, so n factor is 4. If you are talking about this anion, here As, that is arsenic, is, if you see, it is in +3 oxidation state. Here it is going in +5 oxidation state. So there is change of 2 per arsenic atom and there is just 1 arsenic atom. So its n factor is also 2. So जनरली मैं जैसा मैंने बताया, हाइपो या Na2H2O3 ही यूज किया जाता है. बट समटाइम्स इफ दे आर गिविंग यू दिस टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स, यू नीड टू बी कंफर्टेबल विद दिस ट्रांजिशंस और रिएक्शंस, ताकि ये आएगा भी तो यू कैन हैंडल दिस. सो वील जस्ट सॉल्व वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन आयोडोमेट्रिक. सिर्फ एक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जाकर आपको मैं बताऊंगा आयोडोमेट्रिक का 2 स्टेप होता है. उसमें से सेकेंड स्टेप इज दिस रिएक्शन, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था अभी I2 + Na2H2O3 वाला. सो बेसिकली आयोडोमेट्रिक में हम लोग उसको यूज करने ही वाले हैं. सो आई जस्ट गिव यू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन आयोडोमेट्रिक. आगे जाकर जब आयोडोमेट्रिक में जाएंगे तो ये स्टेप जो अभी हम लोग आयोडोमेट्रिक में द ओनली स्टेप की बात कर रहे हैं, इट विल बी जस्ट 1 स्टेप ऑफ द iodometric titration, जिसमें there are 2 steps. Sometimes there can be more than 2 steps also, but one of them must be the I2 + Na2H2O3 का reaction. Now let's go to the question. The question is given on your screen. If you see, this is the question of exam of IIT Roorkee 1999. Earlier, IIT Roorkee was not the part of other IITs and it used to conduct its exam separately.
सो उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे अच्छे होते थे. सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन 1999. सो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ट्राई इट बाय योरसेल्फ एंड देन विल सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. होपफुली आप लोगों ने ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन को. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. पहले देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या क्या है और कैसे हैंडल करना है इस टाइप के क्वेश्चन को. थोड़ा लंबा दिख रहा है, देख के डरना नहीं है, जस्ट इनको पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे एक एक करके. सो फर्स्ट पार्ट इज 25 ml of a given iodine solution reacts completely with 25 ml of solution of containing 24.8 gram of Na2H2O3.5H2O in 1 liter. तो यहाँ तक पहले इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं. यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपके पास एक हाइपो का सॉल्यूशन है जिसमें 24.8 ग्राम दिया हुआ है इस कंपाउंड का. 5H2O इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट्स व्हाई मॉलिक्यूलर वेट इसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा. सो नाउ इस कंपाउंड का 24.8 ग्राम अवेलेबल है 1 लीटर में, बट उसका यूटिलाइज कितना हो रहा है, सिर्फ 25 ml टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 25 ml ऑफ गिवन आयोडीन सॉल्यूशन. दैट्स फर्स्ट पार्ट. अब बोल रहा है कि 12 ग्राम ऑफ एन इम्प्योर सैंपल ऑफ आर्सेनियस ऑक्साइड was dissolved in water to prepare 250 ml solution and 25 ml of this solution. अगेन जो पूरा 12 ग्राम था जिसको डिजॉल्व किया, पहली बात की वो पूरा का पूरा आर्सेनियस ऑक्साइड नहीं था, उसका कुछ पार्ट आर्सेनियस ऑक्साइड था, कुछ पार्ट वाज इम्प्योरिटी. So now that was dissolved in 250 ml and only 1/10 of that solution has been taken. तो उसमें जितना भी आर्सेनियस ऑक्साइड रहा होगा उसका सिर्फ 1/10 गया होगा इस सॉल्यूशन में, बिकॉज यू आर टेकिंग जस्ट 25 ml फ्रॉम अ 250 ml सॉल्यूशन. Now that is completely oxidized by using 22.4 ml of the same given iodine solution जो पहली बार यूज किया था. Now it is asking calculate percentage of arsenious oxide by mass in its impure sample. तो इम्प्योर सैंपल में इसका परसेंटेज बाय मास क्या है ये पूछ रहा है. अज्यूम दैट कि दैट इज x%. सो दो अजम्पशन है. मान लो x% इज बाय मास इज दैट आर्सेनियस ऑक्साइड मीन्स AS2O3 इन इट्स सैंपल. एंड दूसरा आयोडीन सैंपल की बात बोल रहा है, बार बार आयोडीन सॉल्यूशन की बात कर रहा है. यहाँ पे 25 ml उसका यूज किया है, यहाँ पे 22.4 ml यूज किया है. सो इन दोनों पार्ट में से एक चीज मान लेते हैं, मान लो नॉर्मेलिटी मान लेते हैं, शायद यूज ही ना हो क्योंकि वो पूछा नहीं है तो वो शायद कैंसिल आउट होने वाला होगा. लेट्स सी दैट. तो हम लोग क्या मानते हैं कि आयोडीन सॉल्यूशन में नॉर्मेलिटी जो है I2 in its solution we are assuming it to be Y. So now अब दो रिएक्शन है. पहले रिएक्शन में ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 consumed will be equal to gram equivalents of this reaction. So in reaction 1, so reaction 1 में हम लोग लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 consumed इक्वल्स ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो में लिख रहा हूं इसको कंज्यूम्ड. ना ग्राम इक्विवेलेंट्स पहुंचने का तरीका क्या है, तो हमारे पास I2 के लिए तो नॉर्मेलिटी दी हुई है, इनटू वॉल्यूम विल गिव यू ग्राम इक्विवेलेंट. सो वी कैन राइट नॉर्मेलिटी इज Y इनटू वॉल्यूम इन लीटर गिव्स यू gram equivalents. For hypo, we have been given mass present in 1 liter. So moles per liter gives you molarity. So 24.8 divided by, if you see the molecular weight of this compound, it will be 248. So that divided by 1, this is the molarity. Now you have got the molarity into volume. Volume is 25 ml. So into 25 by 1000 gives you moles. So now molarity into volume in liter gives you moles, but we have to equate the gram equivalent. So for that we need n factor. Now if you remember, जैसा मैंने बताया था, Na2H2O3 in acidic medium has n factor of 1, and that's why कोई मीडियम भी नहीं लिखा हुआ है तो सिंपली 1 लेना है इसका. So that's first equation.
ओके, तो नाउ इस इक्वेशन को, एक तो सिंपल है, यहां देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो रहा है, दिस इज जस्ट 1/10, तो यहां से हम लोगों को पता चल रहा है कि y इज सिंपली, these two are getting cancelled, this is 1/10, so this is 0.1. इजी नहीं होता तो कैरी कर लेते इस कैलकुलेशन को, ये इजी था इसलिए मैंने सॉल्व भी कर दिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड रिएक्शन. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिएक्शन 2, वहां क्या होने वाला है, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 consumed will be equal to gram equivalents of AS2O3 consumed. फिर इनको इक्वेट करना है, कैसे इक्वेट करेंगे? सो वी हैव अगेन ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 के लिए तो सिंपल है, व्हाट वी आर गोइंग टू राइट हियर, वी विल बी राइटिंग this is having volume of 22.4 ml and its normality we have already assumed that y. So y is the normality into its volume is given as 22.4 ml. So in liter it is 22.4 by 1000. तो ये हो गए ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2. Now what about this thing? We have assumed कि पूरा जो मास है that is 12 ग्राम, उसका x% is AS2O3. So now we can write 12 into x by 100 is the mass of AS2O3 present in 250 ml solution. Now उसका 25 ml लिया, that means 1/10 लिया है, इसलिए 1/10 ही आएगा. Now AS2O3 का molecular weight if you see, atomic mass of AS is 75, तो उसके हिसाब से AS2O3 का अगर molecular weight देखेंगे it will be coming 198, and that's why when we talk about, तो ये हो गए मोल्स प्रेजेंट इन 250 ml. सो इन 25 ml these many moles are there, and into, if you want to know the gram equivalents we need to know n factor. तो now AS2O3 अगर जाता है, ऑक्सीडाइज होता है, तो वी ऑलवेज नो दैट कि इट विल गो इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. इन नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5. तो ये +3 से +5 जाना, 2 का चेंज फॉर ईच आर्सेनिक, एंड इन AS2O3 वी हैव 2 आर्सेनिक एटम्स, सो इट्स n factor is 4, and that's why we have got another equation in which y we have already calculated, that is 0.1. So this gives you 0.1 into 22.4 by 1000 equals 12 into x divided by 198 into 100 into 25 by 250 into 4. Now when you solve it, easy है, एक दो कैलकुलेशन थोड़े से डिफिकल्ट जाएंगे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. when you calculate it, it will be coming approximately 9.24%, and that's the answer of this question. So दिस वॉज जस्ट वन क्वेश्चन. एक ही क्वेश्चन में एक्चुअली मैंने आपको 2 क्वेश्चन दे दिए थे, एक इन्फॉर्मेशन को यूज करके दूसरे में यूज करना था. सो देयर वर 2 रिएक्शंस इन्वॉल्वड इन दिस क्वेश्चन. तो इस तरह के क्वेश्चन अगर सिर्फ आयोडीमेट्रिक से आते हैं तो ऑब्वियसली वो सिंपल एक स्टेप देने का मतलब है, दे विल जस्ट बी आस्किंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन मेंस और नीट में पूछा जा सकता है. बट अदरवाइज इफ दे वांट टू गिव इन एडवांस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दे विल बी गिविंग यू सच अ लार्ज क्वेश्चन जिसमें 2-2 बार करवाएगा वो. अदरवाइज normally they prefer to give the question from iodometric titration, which involves at least 2 steps. Most of them will involve 2 steps. Sometimes it will also have 3 step reaction also, in which this is just one step. Reaction of I2 and Na2H2O3 will be the last step of iodometric titration. So बहुत important है, उसी पे जाते हैं, मूव करते हैं अब हम लोग iodometric titration पे. चलिए अब देखते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या है. इट इज इनडायरेक्ट मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन. दैट मीन्स समहाउ देर आर मोर देन 1 स्टेप इन्वॉल्व, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको. उसी को देखते हैं. तो क्या स्टेप होते हैं, टिपिकल स्टेप्स क्या होते हैं कि देर विल बी एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which is going to react with Ki to form I2 plus some other products will be formed obviously. So now in this process if you see I minus of Ki is going in the form of I2, and that's why
it is getting oxidized, so something has to be reduced. So that is the oxidizing agent which is going to reduce to form other products. So that is first step. Now this I2 produced is going to be involved in the second step, and second step is the step of iodometric titration. That means this I2 will be estimated by using Na2H2O3. Now we are already knowing in acidic medium and basic medium Na2H2O3 will have different type of behavior. ये पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी यूज किया हुआ है. Now अब यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट अगर दे दी जाएगी कितना रिक्वायरमेंट है फॉर द लिबरेटेड I2, देन वी कैन एस्टिमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितना था. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टू स्टेप्स, तो ये जो पहला स्टेप मैंने बोला जो टिपिकली पहला स्टेप होता है एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यूज कर रहे हैं, उसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है कि डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज किए जा सकते हैं. विल सी दोज लिस्ट, बट बिफोर गोइंग टू दैट लिस्ट, जैसा मैंने पहले ही बताया था, एन फैक्टर इसका यहाँ पे इस स्टेप में हमेशा 2 है. इसका एन फैक्टर इन दिस केस विल बी 1 इन एसिडिक एंड विल बी इक्वल टू, जब ये बेसिक में जाता है तो +2 से +6 जाता है, 4 का चेंज, एंड देयर आर 2 सल्फर एटम्स, सो 8 फॉर बेसिक. ये ध्यान में रखने का है कि डिफरेंट क्वेश्चन है. अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, वी कंसिडर एसिडिक मीडियम, वी कंसिडर एन फैक्टर टू बी 1. बट इफ बेसिक मीडियम इज मेंशन, नॉर्मली मेंशन कर देता है अगर बेसिक मीडियम यूज करवाना होता है तो, देन वी नीड टू टेक एन फैक्टर इक्वल्स 8, बिकॉज +2 to +6 देयर इज चेंज ऑफ 4 पर सल्फर एटम एंड वी हैव 2 सल्फर एटम. सो ये काम हम लोगों ने पहले किया हुआ है. नाउ let's discuss about other things. So there are some important notes which we need to take care, but I'll ask just one question. Can you say that n factor of I2 in this reaction is also 2? Let's think about that and then try to answer, because I'm going to discuss that part also, and that is one of the important part जिसको IIT ने पहले पूछा हुआ है. उससे रिलेटेड I'll show you one reaction जिसमें ऐसा शायद नहीं भी हो सकता है. जब हम लोग बोलते हैं कि I2 is in 0 and it is coming from -1, then we are assuming there is no I atom coming from this oxidizing agent. And that's why we can have two cases here. One case where source of iodine in I2 will be Ki only. In that case we can say n factor of I2 will be 2. But if source of I in I2 is from Ki as well as from the oxidizing agent, then we cannot say that its n factor will be 2. So these are the two cases we are going to discuss. Let's see some of the important points. वो points क्या होंगे basically? एक दो इंफॉर्मेशन के पॉइंट हो सकते हैं, और अदरवाइज न्यूमेरिकल सॉल्विंग में क्या क्या यूज करना है, दोज आर द इंपॉर्टेंट नोट्स. सो लेट्स सी द फर्स्ट नोट विच इज जस्ट अ थ्योरी. सो थ्योरेटिकल नोट देख लेते हैं एक. इसमें क्या है कि फॉर आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशंस स्टार सॉल्यूशन इज यूज्ड एज इंडिकेटर. ये करता क्या है कि स्टार सॉल्यूशन गिव ब्लू और वायलेट कलर विद फ्री आयोडीन. सो जब तक आयोडीन प्रेजेंट रहेगा इट इज गोइंग टू गिव यू ब्लू कलर बाय फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स विद दैट आयोडीन. So blue or violet color will disappear when iodine is completely converted to iodide. Again अगर I2 चला गया तो फिर ये blue color भी चला जाएगा. And that's why we are going to use star solution as the indicator during these titrations. So that's one theoretical point. तो कभी भी ऐसा star solution use कर दे क्वेश्चन के अंदर तो घबराना नहीं है. Just you need to know that what is happening here. It is just used to show कि there is iodine present there. So when it is saying कि blue color is appearing, that means iodine is appearing. Or blue color is present, that means iodine is present. When blue color is disappeared, that means I2 is completely consumed. So that's the information we can see from this note. Now आगे के जो notes हैं those are related to the numerical solving of the questions related to iodometric titration. So देखते हैं वो कौन से notes हैं. So when we are talking about step 1 and step 2, दोनों के लिए हम लोग law of chemical equivalence तो apply कर ही सकते हैं. And that law of chemical equivalence says that gram equivalents of oxidizing agent consumed will be equal to gram equivalents of I2 produced in first step. Now for second step we can write
gram equivalents of I2 consumed in second step, that will be equal to gram equivalents of Na2S2O3 consumed in the second step. Now, यहाँ पर steps लिखने की जरूरत नहीं है because we are knowing uniquely oxidizing agent is used in first step only and Na2S2O3 is the part of only second step. But I2 is having two steps. So that's why I have written these two things. Now, can we carry all the gram equivalents of I2 produced is consumed here? That will depend because gram equivalence is a theoretical concept. It depends on the n factor. You can always carry the moles, but carrying the gram equivalents directly will depend कि इसका n factor दोनों में same है या different है. That's why we need to be very careful. I'll show you one reaction जिसमें ये आता है especially कि gram equivalents दोनों carry नहीं भी कर पाएंगे. So यहाँ से अपने पास दो केस आते हैं. तो ये जो है तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं? From the first step we can write moles of oxidizing agent consumed in first step into its n factor of oxidizing agent will be equal to moles of I2 produced in first step into n factor in first step. I'm writing n factor 1. Now, for second step, moles of I2 we can carry and its n factor is 2 here, and that is equal to moles of Na2S2O3 consumed into its n factor. I'm writing it n factor of hypo. Now these two things are same. If n factor in first step of I2 is also 2, then we can directly carry the gram equivalents. So there are two cases. पहला केस क्या रहेगा? If you are talking about first case, when n factor of I2 is 2 even in the first step. So case 1, if n factor of I2 in first step is 2, then what you can do? You can directly equate gram equivalent of oxidizing agent equals, that is consumed obviously, equals gram equivalents of Na2S2O3 consumed. This is a simple relation. ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितना कंज्यूम होगा उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स I2 के प्रोड्यूस होंगे. चूंकि इसका n फैक्टर सेम है तो उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स सेकेंड स्टेप में से कंज्यूम होंगे. सो दैट्स वाई उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स Na2S2O3 के कंज्यूम होने वाले. एंड दैट्स वाई वी कैन डायरेक्टली इक्वेट दीज टू ग्राम इक्विवेलेंट्स because this is equal to this and this is equal to this and this is equal to this one. But if this is not same, if n factor of I2 in first step is not equal to 2, then what to do? Carry the moles of I2 from first step to second step and never carry the gram equivalents. Never carry the gram equivalents of I2. That is very very important. एक क्वेश्चन इसकी बेसिस पे हम लोग देखेंगे जहाँ पे जो एक्चुअली आईटी का ही पूछा हुआ है. सो आईटी हमेशा देखता है ये चीज़ कि आपको बेसिक्स क्लियर है कि नहीं.
और अदरवाइज इफ दिस इज द केस यू कैन ऑल्सो फॉलो द मोल मेथड कि चलो बहुत टेंशन हो रही है, बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट बैलेंस द रिएक्शन एंड गो बाय द मोल मेथड, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी मोल कंसेप्ट में देखा हुआ है जहां हम लोग सीरीज ऑफ रिएक्शन की बात करते थे. सो यू आर हैविंग सीरीज ऑफ रिएक्शन जिसमें आप मोल मेथड से कैलकुलेशन कर सकते हैं. बट स्टिल इफ यू वॉन्ट टू यूज ग्राम इक्विवेलेंट मेथड विच इज मैनी टाइम्स वेरी ईजी और यू कैन राइट जस्ट वन इक्वेशन डायरेक्टली, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको ग्राम इक्विवेलेंट्स की आदत हो जाती है, यू वांट टू यूज इट इन एनी वे, which is my personal choice also, and that's why I'm telling you you can carry gram moles. So from first equation you can find out moles, carry that mole into 2 will give you the second equation. So let's see some of the questions जिसमें हम लोग इसको यूज करेंगे. But before going to the questions we need to see कौन कौन से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज किए जा सकते हैं. सो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है. मैं आपके सामने जितने रिएक्शन दूंगा सारे के सारे बैलेंस रिएक्शन दूंगा. क्या ये बैलेंस रिएक्शन याद रखने की जरूरत है? नो, यू जस्ट नीड टू नो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस फॉर्म में जा रहा है आफ्टर हैविंग द रिएक्शन, सो दैट यू कैन जस्ट नो द एन फैक्टर ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दैट्स व्हाई you'll be knowing the gram equivalents. So I will be giving you the list of some important oxidizing agents which will be used in the first step. Let's see those compounds. So there are 5 reactions here as a first list. सबसे पहला काम कीजिए कि पॉज द वीडियो, नोट दिस रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दीज आर. एंड वैसे ही कुछ और रिएक्शंस भी आगे हम लोग देखने वाले हैं, बट फर्स्ट पॉज द वीडियो, नोट दिस रिएक्शंस डाउन इन योर नोटबुक एंड देन विल स्टार्ट डिस्कसिंग दिस रिएक्शंस. फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग बाकी रिएक्शंस पे. चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए हैं, उनके लिए एन फैक्टर क्या है, क्या I2 का एन फैक्टर 2 ही है या वो चेंज हो रहा है, वो भी देखना जरूरी है. तो मैंने ऐसे तो आपको बैलेंस रिएक्शन दिया है जिससे आप मोल मेथड अप्लाई कर सकते हैं, बट इफ इन एनी केस यू वांट टू यूज ग्राम इक्विवेलेंट्स वाला मेथड ओनली, सो लेट्स सी द एन फैक्टर ऑफ दिस कंपाउंड्स, स्पेशली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एंड ऑफ I2, बिकॉज वी नीड टू इंश्योर कि I2 का एन फैक्टर 2 है या नहीं है यहाँ पे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में I2 का एन फैक्टर इज 2. If it is same here also, then we can directly equate the gram equivalents of oxidizing agent with the gram equivalents of Na2H2O3. So let's see Cr2O7 2 minus. If it is not containing any I2, if it is not containing any iodine, you can directly say n factor of I2 is 2. Because all the iodine are coming from I minus only. So just check the oxidizing agent. If it is not containing iodine, which is the case here, so that's why you can write in all these cases. अभी जो मैंने आपको सारे cases दिए हैं, इन सब में I2 is having n factor equals 2, and that gives you a easier task. Now in this case it doesn't depend on this one, it is always depending on the other side, ये कहाँ से आ रहा है. So that's why यहाँ भी हम लोग बोलेंगे n factor is 2. Here also its n factor is 2. Now let's talk about the oxidizing agent. So oxidizing agent is here is dichromate. Again you need to ensure ये किस फॉर्म में दिया जाता है, जरूरी नहीं कि अनायन के फॉर्म में दिया रहा है, कंपाउंड में कितना है वो देखना पड़ेगा. So here in this case if it is Cr2O7 2 minus or K2Cr2O7, its n factor will be 6. Why 6? Because it is going from plus 6 to plus 3. So change of 3 per chromium and there are 2 chromium. So its n factor is 3 into 2, that is equal to 6. Similarly MnO4 minus, already we have seen that plus 7 to plus 2, change of 5 per Mn and there is just 1 Mn in this anion. Again you need to be careful about the compound. If it is KMnO4, its n factor is 5. If it is barium permanganate BMnO4 twice, then there are 2 Mn. So n factor will become 10. For this anion, n factor is 5 into 1, that is 5. For H2O2, O is in minus 1, which is going in minus 2. Change of 1 per oxygen, there are 2 oxygens. So its n factor is 2. दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ याद रखिएगा. नॉर्मली हम लोग क्या समझते हैं, कॉपर प्लस 2 से 0 में जा रहा होगा, 0 से प्लस 2 में जा रहा होगा. वी ऑलवेज से दैट कॉपर इज हैविंग एन फैक्टर ऑफ 2. नाउ इन दिस केस द रिएक्शन ऑफ CuSO4 विद Ki गिव्स यू Cu2I2. इट इज नॉट गिविंग यू Cu, एंड दैट्स व्हाई इट इज गोइंग फ्रॉम प्लस 2 to plus 1. This is very important reaction. Mark that star or important. You can write
beside it. So it is very important because copper is having unusual behavior. It is going from +2 to +1, and that's why the change per copper atom is of 1, so its n factor will still be 1. When we are talking about n factor of this compound, then you need to see here iodine is remaining in -1, so only thing which is changing the oxidation state from other side is copper, which is coming from +2 to +1, so change of 1 per copper, there are 2 copper, and that's why its n factor is 2. So this is important example. So whenever CuSO4 will be used, always remember its reaction with Ki is giving you Cu2I2, and that's why n factor of CuSO4 is 1. Now let's come to again another very important compound. This is main component of bleaching powder. Bleaching powder you must be knowing. So this is the main component which is present along with some impurities, but while adding this in water will give you Cl2 gas, and that Cl2 can be acting as oxidizing agent. So one important thing in this balanced reaction, if you see, the moles of Cl2 will be same as the moles of this bleaching powder CaOCl2. So basically यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो n factor of Cl2 it is going from 0 to -1, so change of 1 per Cl, and there are 2 Cl, so that's why its n factor is 2. But when we talk about CaOCl2, the moles में काम कर सकते हैं directly, that moles of CaCl2 is equal to moles of Cl2. So for this reaction we can write moles of CaOCl2 consumed is equal to moles of Cl2 produced, and then Cl2 becomes the oxidizing agent with n factor equals 2. So this we are going to use in one of the question, but before going to those questions, again bleaching powder के लिए एक important term आता है जो normally आपको inorganic chemistry में cover करवाया जाता है, but यहाँ पर मैं cover करवा दे रहा हूँ क्योंकि we are going to use that in one of the question, and that concept is of अवेलेबल क्लोरीन इन द गिवन सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. जैसा मैंने पहले ही बताया, अगर ये सिंपली CaOCl2 ओनली रहे देन परसेंटेज ऑफ क्लोरीन बाय मास विल बी फिक्स्ड. वी कैन कैलकुलेट दैट, है ना. मोल कंसेप्ट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए. व्हाट विल द परसेंटेज बाय मास ऑफ क्लोरीन इन दिस कंपाउंड? वी कैन कैलकुलेट दैट 2 into 35.5 into 100 divided by molecular mass of this compound. That we can do, but in actual sample, in practical samples of bleaching powder, there are some impurities. Because of that, you can have a different percentage by mass of chlorine available in the given sample of bleaching powder, and that's why this concept is important. Practically use किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग आगे देखते हैं. So let's go to concept of available chlorine, and then we'll continue these reactions. अभी 5 देखे हैं, अभी 8-9 और देखने वाले हैं. So let's first cover, क्योंकि ये reaction अभी cover किया इसलिए हम लोग परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन का कंसेप्ट पहले कवर कर लेते हैं, देन विल मूव टू नेक्स्ट रिएक्शंस एंड देन फॉलोड बाय क्वेश्चंस. सो व्हेन वी से अवेलेबल क्लोरीन, व्हाट इज इट? इट इज सिंपली द परसेंटेज बाय मास ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट इन अ गिवन सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. So that's the simple, very simple concept. Now when we are talking about percentage by mass of chlorine available, we need to know that CaOCl2, which is actually calcium hypochlorite chloride. So OCl minus is there, Cl minus is there. So Cl is having 2 oxidation state. In OCl minus it is in +1 oxidation state, and in Cl minus it is in -1 oxidation state. That's one part. But this is the main component of bleaching powder, and it is present with some impurities. And we are assuming that impurities are not containing any chlorine. So now CaOCl2 is considered to be the only source of chlorine, and it reacts with dilute acid or acid oxide to liberate Cl2 gas. तो हम लोगों को अगर पता करना रहे कि एक दिए हुए सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर का अवेलेबल क्लोरीन कितना है, तो व्हाट वी डू, we react that sample of bleaching powder with some dilute acid or acidic oxide. क्या करता है ये कंपाउंड जो है, which is the source of chlorine actually, is going to give you Cl2 gas, is going to liberate Cl2 gas in reaction with dilute acid or acidic oxide. Now this Cl2 gas can be estimated by the reaction we have just covered in the previous part,
कि हम लोगों ने जो बात किया था कि Cl2 अगर मिल गया आपको कहीं से, जैसे वाटर के साथ भी किया है, वो भी रिएक्शन हो सकता है, और डाइल्यूट एसिड या एसिडिक ऑक्साइड के साथ भी, that Cl2 can react with Ki, and that I2 liberated in this reaction can react with hypo, and that's how we can estimate कि Cl2 कितना था. तो that's how we are going to estimate the available chlorine in a given sample of bleaching powder. तो अगर हम लोग बात करें कि सिंपली अगर सिर्फ यही कंपाउंड होता ब्लीचिंग पाउडर में तो कितना परसेंटेज बाय मास आता, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट लेस available chlorine in a practical sample of bleaching powder. Why that is so? Because of presence of some impurities. So अगर हम लोग सिर्फ percentage by mass of chlorine in this compound की बात करें, जैसा मैंने बताया था आपको, तो वो हम लोग अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो सिंपली दैट इज 2 into 35.5 into 100 by 127, and that is coming around 56%. To be more specific, it is around 55.9%. सो दैट्स वन पार्ट. लेकिन अभी जो हम लोगों ने बात की रिएक्शन, दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जस्ट देख लीजिए उन दोनों एग्जाम्पल को. CaOCl twice with H2SO4 is producing CaSO4 plus Cl2 plus H2. ये Cl2 कहाँ जाएगा एस्टिमेशन में? इट विल बी रिएक्टिंग विद Ki टू गिव KCl and I2, and that I2 कहाँ जाएगा? इट विल बी रिएक्टिंग विद Na2H2O3. That's one part. Or otherwise, if you are reacting this CaOCl twice with CO2, again CaCO3 is formed along with Cl2 gas. Now again Cl2 gas can be estimated by iodometric titration. तो ये तो कहानी हो गई. अभी जो मैं बात कर रहा था वो था परसेंटेज बाय मास ऑफ क्लोरीन की, which is coming 56% around, but already we are knowing that because of some impurity it will not be that much, it will be less than that, and practically what we get less than 40% practically due to presence of impurities. So this was the concept of available chlorine which can be used even in the question of iodometric titration. मान लीजिए आपको एक impure sample दे दिया, impurity के साथ एक bleaching powder है, उसका available chlorine can be estimated by these type of reactions. एक reaction करवा देगा, उससे Cl2 gas आ रही है, that Cl2 gas can be involved in iodometric titration, and that's why I've covered this concept here only. Generally it is covered in inorganic chemistry, कि वहाँ पर जब bleaching powder as a compound देखते तो वहाँ पर इसको बताया जाता है, but I've covered this in this concept in this chapter only. So let's see बाकी रिएक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं जिनका रिएक्शन हम लोग करवा सकते हैं विद Ki, and then that will liberate I2, and that I2 will be reacting with hypo. बट जैसा अभी हम लोगों ने देखा है कि CaOCl2 is one source of Cl2 gas which in reaction with water or some dilute acid or some acidic oxide is giving you Cl2. There are some more compounds which will also give you Cl2. So पहले कुछ रिएक्शंस तो उससे देख लेते हैं कि कोई और भी सोर्स है जो Cl2, डायरेक्टली आप Cl2 भी यूज कर सकते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में, बट देयर आर सम सोर्सेज ऑल्सो जो इनडायरेक्टली आपको Cl2 गैस देगा, एंड दैट Cl2 कैन बी इन्वॉल्व इन आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन. तो अपनी लिस्ट जो है वो कंटिन्यू करते हैं. ऑलरेडी हम लोगों ने 5 रिएक्शंस देखे थे, ये लिस्ट है आपके सामने, और इसके बाद बचे हुए कुछ और रिएक्शंस देखते हैं. पहले तो इसी को कंटिन्यू करते हैं कि क्या कोई और भी सोर्स है Cl2 का जिसमें पहला स्टेप Cl2 निकलेगा, एंड देन दैट विल रिएक्ट विद Ki टू गिव I2, एंड देन दैट I2 इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड विद हाइपो. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट स्टेप ऑफ आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन. फर्स्ट स्टेप कैन हैव मल्टीपल रिएक्शन ऑल्सो, जैसे यहाँ पर 2 रिएक्शन मिल रहे हैं, या फिर अभी जो हम लोगों ने पढ़ा इस टाइप का रिएक्शन हो सकता है कि CaOCl2 इज गोइंग टू प्रोड्यूस Cl2 एंड दैट Cl2 कैन रिएक्ट विद Ki. तो ये टाइप के कुछ रिएक्शंस और देख लेते हैं, एंड देन विल कंटिन्यू आवर लिस्ट. सो देयर आर सम मोर कंपाउंड. सबसे पहला काम कीजिए कि आप स्क्रीन को पॉज करके ये सारे रिएक्शंस नोट कर जाइए, एंड देन विल सी द डिटेल्स ऑफ दिस रिएक्शंस. सो होपफुली आप लोगों ने ये रिएक्शंस नोट कर लिए होंगे. आगे देखते हैं, इनके एन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं. ऑब्वियसली Cl2 प्लस Ki गिविंग I2 प्लस KCl, इसका एन फैक्टर इज 2, and as it is not the source of iodine, n factor of I2 is also 2. तो जहाँ जहाँ source of iodine is not the oxidizing agent, we can directly write कि I2 का n factor is 2. I2, it is not the source of iodine, so I2 का n factor here is 2. It is not the source of I, so that's why its n factor is still 2. So in all these reactions, this is not the source of I, so that's why I2 will have n factor equals 2. That is first part.
कि I2 का एन फैक्टर इंश्योर कर लिया इन सारे रिएक्शंस में. नाउ अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं. Cl2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इवन इन दिस रिएक्शन एंड इन दिस रिएक्शन, बट Cl2 इज नॉट डायरेक्टली कमिंग, इट इज कमिंग फ्रॉम सम प्रीवियस रिएक्शन. सो ये रिएक्शन हम लोगों ने पहले देखा था. इस रिएक्शन में इफ यू सी Cl2 ऑन द अदर साइड इज कमिंग ओनली फ्रॉम HCl एंड दैट्स व्हाई इसका एन फैक्टर जब हम लोग बात करेंगे change is of 1 per Cl and there are 2 Cl atoms. So its n factor is 2. Now when we are talking about MnO2, its Mn is going from plus 4 to plus 2 and that's why its n factor is also 2. That you need to remember. If you remember HCl का हम लोगों ने देखा था, इसका n factor was half actually. So why the n factor of HCl is half? Because in this balanced reaction there are total net exchange of 2 electrons, and for 4 molecule of HCl, if there is net change of 2 electrons, so n factor will become 2 by 4, that is half. Now let's move to the next reaction. In this reaction again you need to be careful. If you see the n factor of this thing, this n factor, it is going from plus 5 to 0. So there is a exchange of 5 and there is just 1 Cl. So change of 5 for 1 Cl, so there is total net n factor is 5. If we are talking about Cl minus, it is going from minus 1 to 0, so n factor will be 1 because there is change of 1 per Cl and there is just 1 Cl. But when we talk about Cl2, now we need to be very careful. So for the Cl2, if you want to know the n factor, there are two ways. Again, you can see the net exchange is of 10 electrons, and that is for 6 molecules of Cl2, so n factor is 10 by 6. Or otherwise we have the formula for the substances which are undergoing disproportionation on the other side, then n1 n2 by n1 plus n2. That is another way. I'm just writing just one way, that if you see net exchange of 10 electrons is happening for this balanced reaction, so 10 upon 6, that is 5 upon 3. Now why I told you that you need to be careful about this reaction, because if you see the n factor of Cl2 here, it is 2 again. So this n factor is different from here. So this is also an important reaction. You cannot directly equate the gram equivalent of ClO3 minus with the gram equivalent of Na2S2O3 in the third step, that means second step. So basically in these cases, whenever you have to do the calculation, either you go by the mole method, or for carrying the common substance in the net reaction, you can just carry its mole. You cannot carry the gram equivalent if it is having n factor different in the two reactions. So just be careful about this reaction also. Next one, OCl minus, Cl is in plus 1 to minus 1, there is change of 2, so n factor is 2. Now if you are talking about BrO3 minus, Br is in plus 5 oxidation state, it is going in minus 1, so plus 5 to minus 1, there is change of 6 per Br, and there is just 1 Br, so n factor is 6. Now in this case it is again slightly confusing case, because O3 it is in 0, here it is 0, also in minus 2. So how many are going in the form of this O, and how many are going in this form of O? So if you see, for O3 there are 3 oxygen atoms of this one, and 2 are going in the form of O2, and the remaining 1 is only going in this form, because 1 oxygen is coming from H2O, which is not changing the oxidation state. That is one way. Or otherwise you can check total exchange of electrons. So if you see, I is having minus 1 here, here it is 0, so 1 ka change for each iodine, there are 2 iodine. So that's why total change is of 2 electron, and that's why if you have to know the n factor of O3, it will be 2 divided by its coefficient. So remember this one, O3 is having n factor of 2 here, so it's useful. Again, in other words, there is just one oxygen which is going from minus 0 to minus 2, and that's why there is change of 2, and that's why द एन फैक्टर इज 2. तो दोनों तरीके से इसको समझ सकते हैं. सो ये सारे रिएक्शन जो हैं फ्रिक्वेंटली आपको डिफरेंट क्वेश्चंस में दिखते रहेंगे. इनमें से कुछ रिएक्शंस हम लोग आज के क्वेश्चंस में चूज भी करेंगे, एंड उसके थ्रू हम लोग काम भी करेंगे. ठीक है. सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट रिएक्शंस. कुछ और रिएक्शंस देख लेते हैं, जस्ट विच कैन बी यूजफुल व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस. These are last 4 reactions. That means you have a list of 14 reactions which may be important for solving the questions.
सो यहाँ पे देखिए, ये पहले तो स्क्रीन पॉज करके यू कैन नोट दिस रिएक्शंस डाउन एंड देन विल स्टार्ट डिस्कशन ऑन दिस रिएक्शंस. सो पॉज द वीडियो, स्टार्ट नोटिंग इट डाउन. ओके, देन विल डिस्कस दिस रिएक्शंस. होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा. देखते हैं एक एक करके. सबसे पहले फिर से I2 की बात करते हैं, बिकॉज वी नो दैट कि I2 being formed here will be carried in the next step, which will be the reaction with Na2S2O3, and that's why we need to see if it is having n factor equal to 2, then there is no problem. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ग्राम इक्विवेलेंट को सीधा Na2S2O3 के ग्राम इक्विवेलेंट से बराबर कर सकते हैं. बट इफ इट इज नॉट हैविंग n factor equal to 2, then we need to carry the mole of I2. We cannot carry the gram equivalent of I2. So we cannot directly equate the gram equivalents of oxidizing agent with the gram equivalent of Na2S2O3. So वो चीज चेक करना है. और वो कैसे चेक करते थे? If I is coming only from I minus, then it is having n factor equals 2. So that is happening in this case because oxidizing agent में there is no I. Again here I minus is giving all the I in the I2, so that's why n factor is 2. So no problem here. All the I is coming from I minus only, so n factor is 2. But see this reaction again, like अभी जैसा reaction देखा था ClO3 minus plus Cl minus giving Cl2, वैसे ही कुछ केस यहाँ भी है. अगेन वी नीड टू कैलकुलेट द n फैक्टर. चलिए इस बार दूसरे मेथड से देखते हैं. नेट एक्सचेंज देखते हैं कितने का है. तो 5i माइनस 1 से 0 में जाना मतलब 5 का चेंज. वैसे ही यहाँ पर i प्लस 5 से 0 में जाना 5 का चेंज फॉर ईच i. सो इस पूरे बैलेंस रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज है फॉर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ I2. सो इट्स n फैक्टर इज 5/3. सो दैट्स वन वे. और अदरवाइज हम लोगों ने देखा था एक दूसरा मेथड जो मैं बोल रहा था अभी, n1n2/n1 प्लस n2. i 0 से इस साइड -1 में भी जा रहा है और 5 में भी जा रहा है. सो 5 में जाने के लिए n फैक्टर विल बी 5 into 2, दैट इज 10. एंड 0 से -1 में जाने के लिए 1 का चेंज फॉर ईच i, इट इज हैविंग 2i. सो n2 इज 2. सो 10 into 2/10 plus 2, एंड दैट इज ऑल्सो 5/3. सो दोनों तरीके से आप देख सकते हैं इसका n फैक्टर. बट अब बात करते हैं इनकी. तो यहाँ पे n फैक्टर इसके लिए i इज गोइंग फ्रॉम +5 to 0, सो 5 का चेंज फॉर ईच i, देयर इज जस्ट 1 i, सो n फैक्टर इज 5. Here it is having n factor. ऐसे भी देख सकते हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज फॉर 5 आयंस, सो पर आयन इट इज 1 इलेक्ट्रॉन. सो वैसे भी 1 देख सकते हैं. और अदरवाइज -1 to 0 चेंज ऑफ 1 पर आयोडीन, देयर इज जस्ट 1 आयोडीन. सो n फैक्टर इज 1. सो दीज आर वेरियस वेज. जो हम लोगों ने n फैक्टर का एक पूरा डिस्कशन एक पूरे लेक्चर में देखा था, वो चीज़ें यहाँ पे बहुत काम आती है. सो दीज वेर द रिमेनिंग 4 रिएक्शंस जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं. AS2S5. नाउ दिस टाइम you need to see where the sulfur is going. That is not written here obviously. If it is not changing the oxidation state, we don't have to be worried about that. This is not written here, so it will be given to you कि उसका क्या हो रहा है. But right now if you see AS की बात हम लोग सिर्फ कर लेते हैं. सल्फर का डेस्टिनेशन देना चाहिए था. It is not written here. Let's consider it. Just see it. I think कि here we should write O, not S, because there is no S here. So oxygen, let's check. 3 oxygen and 2 oxygen. Okay, 5. So it should be AS2O5. So correct it. It is AS2O5. Now AS is going from +5 to +3. So change of 2 per arsenic. So there are 2 arsenic atoms. So n factor is 2 into 2. That is 4. So that is the n factor for AS2O5. For this one again AS is in +5 oxidation state, it is going in +3. Change of 2 per arsenic, there is just 1 arsenic this time, so that's why n factor will be 2 into 1, that is 2. If you are talking about HNO2, it is in +3, nitrogen is +3, it is going in +2, so 1 ka change per nitrogen and there is just 1 nitrogen, so n factor is 1. So that's the way we are going to deal with these reactions. So अभी तक जो हम लोगों ने देखा कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखे. देयर आर 2 स्टेप्स इन आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन. पहले स्टेप में देयर कैन बी मल्टीपल रिएक्शंस ऑल्सो. इन सम केसेस वी हैव सीन मल्टीपल रिएक्शंस ऑल्सो. In some cases it is just having one reaction. And the step 2 is fixed, that is reaction of I2 with Na2S2O3. It may be in acidic medium, it may be in basic medium. तो वो ध्यान में रखना होगा. जो कॉमन रिएजेंट है विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन एंड द रिएक्टेंट ऑफ द नेक्स्ट रिएक्शन, फॉर दैट ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करने का मतलब है यू आर कंसिडरिंग द कॉमन रिएजेंट इज हैविंग सेम एन फैक्टर इन बोथ द रिएक्शंस.
then only oxidizing agent का gram equivalent you can directly equate with the gram equivalent of Na2H2O3. Otherwise you can carry the mole of the common reagent in the next reaction and then you can solve the question. तो इस सारे तरह के क्वेश्चंस देखेंगे. Let's see 5 or 6 questions based on all these learnings जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है. सॉल्व करके भी काफ़ी कुछ हम लोग सीखेंगे. So let's move to the questions. So the first question is on your screen. Pause the video, note it down, try it by yourself and then we'll see the solution of this question. Hopefully आप लोगों ने सॉल्व किया हो इसको. Let's see the solution of this question. इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? A solution of Na2H2O3 is standardized iodometrically against 0.1262 gram of KbRO3. इसका मतलब क्या हुआ कि KbRO3 is acting as the oxidizing agent which will be reacting with Ki to give I2 and the produced I2 will be reacting with this one और उसके थ्रू इसका molarity वगैरह concentration वगैरह निकाला जा रहा है. That's the meaning of standardization. Now this process required 45 ml of Na2H2O3 solution. What is the concentration? That means molarity of this Na2H2O3 in its solution. So basically if you remember BrO3 minus वाले केस में हम लोग बोलते थे BrO3 minus was reacting with I minus to give, I'm not writing the complete reaction, the required part, that's the benefit of using gram equivalent method. So Br minus and I2 and that I2 will be reacting with this Na2H2O3 to give NaI plus Na2S4O6. Why I am writing Na2S4O6? क्योंकि कोई मीडियम नहीं लिखा है, कुछ ना लिखे या एसिडिक मीडियम लिखे. दिस इज द प्रोडक्ट. नाउ इस केस में अगेन n फैक्टर इन दिस केस as it is coming only from I minus, so that's why n factor is 2. और जब भी ऐसा रहेगा we can directly equate the gram equivalent of this and this thing. Okay, so we can write gram equivalent of Na2H2O3 consumed is equal to gram equivalent of BrO3 minus consumed. And for that, if X is the molarity, I am assuming it to be X. If X is the molarity, molarity into volume in liter gives you moles into n factor, and we know that iska n factor in acidic medium or with this reaction is 1, gives you number of gram equivalents, and that will be equal to gram equivalents of this one. Its mass is 0.1262 divided by इसका अगर molecular weight calculate करेंगे it will be coming 167. So now अब इसके n factor की बात करते हैं. Br is in +5, it is going in -1, so there is change of 6 per Br and there is just 1 Br, so its का n factor is 6, so that is 6. Now if you solve it you will be getting X 0.1007 जैसा, which can be written as 0.1 m, and that's the answer of this question number 1. Let's move to the next question. Question number 2 is on your screen. Pause the video, note it down, try to solve by yourself, and then we'll see obviously the solution of this question. What the question is saying, 0.5 gram sample of pyrolusite. Pyrolusite is an ore which is source of Mn manganese in the form of MnO2. So pyrolusite is treated with HCl, liberating Cl2. The Cl2 is passed into a solution of Ki and 30 ml of 0.1 m Na2H2O3 are required to titrate the liberated iodine. Calculate the percentage of MnO2 in the pyrolusite sample and atomic weight of Mn दिया हुआ है 55. ऑक्सीजन का आप जानते हैं 16 होता है, Cl का 35.5 होता है, सल्फर 32, सोडियम 23. तो if it is required you can use that. So try this question, उसके बाद फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे. होपफुली आप लोगों ने ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन को. देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा. सबसे पहली बात मैं बता दूं, ये सारे क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ मोस्टली वो आईआईटी जेई या फिर आईआईटी रुड़की जैसा मैंने बताया 90s में क्वेश्चन आते थे, काफ़ी अच्छे अच्छे आते थे स्पेशली इस सेक्शन से. सो दैट्स वाई आई हैव चोजन दोज क्वेश्चंस ओनली टू डिस्कस. काफ़ी कुछ इसी से डायरेक्टली आप सीखिएगा. सो इसको देखते हैं. ये भी रुड़की का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 94 का शायद है. देखते हैं इसमें क्या बोला है. सो बेसिकली पायरोलुसाइट में MnO2 है विच इज रिएक्टिंग विद HCl टू गिव Cl2. अब ये रिएक्शन हम लोगों ने देखा था एक्चुअली, अभी जस्ट हम लोगों ने जब n फैक्टर का डिस्कशन किया था उसी समय ये रिएक्शन देखा था. मैं बैलेंस रिएक्शन लिख देता हूँ बट उसकी ज़रूरत भी नहीं होगी आपको, सिर्फ प्रोडक्ट्स भी याद हैं तो काम चलता है.
सो दिस वॉज द रिएक्शन। और बोल रहा है ये Cl2 जो है दैट इज रिएक्टिंग विद Ki to give KCl plus I2, and that liberated I2 is going to react with Na2H2O3, again mention नहीं किया है medium, will be forming NaI plus Na2S4O6। now अब ये सारे रिएक्शन में देखना है जो चीज कॉमन रिएजेंट है क्या उसका एन फैक्टर अगर सेम आ रहा है नेक्स्ट रिएक्शन और प्रीवियस रिएक्शन में, देन वी कैन डायरेक्टली इक्वेट द ग्राम इक्विवेलेंट्स। सो इसका एन फैक्टर हम लोगों ने बात किया था, इसका एन फैक्टर वाज 2 बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम +4 to +2। नाउ Cl2 इज हैविंग एन फैक्टर ऑफ 2 हेयर ऑल्सो एंड हेयर ऑल्सो, दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, है ना। सो इसका एन फैक्टर 2 है दोनों जगह। जो यहाँ नेक्स्ट रिएक्शन का कॉमन है इसका भी एन फैक्टर जो है वो भी 2 ही है दोनों जगह। सो अगर कॉमन रिएजेंट का एन फैक्टर सेम है तो वी कैन डायरेक्टली इक्वेट द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस विद दिस। सो इसका एन फैक्टर देख लेते हैं। इसका एन फैक्टर हम लोगों ने बात किया था, इट इज इन एसिडिक मीडियम इट इज 1। नाउ अब डायरेक्टली हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO2 कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3 कंज्यूम्ड। Now, when we write these two things, इसको कैसे निकालेंगे, तो जो पूछा वही अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम कि X% by weight is MnO2 in its sample. So 0.5 into X by 100 is the mass of MnO2 present in the 0.5 gram sample of pyrolusite. Now MnO2 is having molecular weight 87, so molar weight से molar mass से divide कर दिया तो we have got the moles of MnO2 into इसका n factor that is 2. This is the gram equivalents and that should be equal to gram equivalent of Na2H2O3. So now the Cl2 passed into this one, 30 ml of 0.1 m Na2H2O3. So molarity is given 0.1 into volume in liter gives you moles and into n factor which is 1 gives you gram equivalent. So इसको equate कर दिया, you will be getting X equals 26.1%, and that's the answer of this question number 2. Let's move to next question. Question number 3 is on your screen. Pause the videos, note it down, try it by yourself, and then obviously we'll see the solution of this question. The question says 1 liter of a mixture of O2 and NO3 at NTP was allowed to react with an excess of acidified solution of Ki. The iodine liberated required 40 ml of m by 10 sodium thiosulfate solution for titration. What is the weight % of ozone in the mixture? So I'll try to solve this question by yourself and then we'll see the solution of this question. होपफुली आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहली बात है कि आपके पास एक मिक्सचर है, सिर्फ O3 या O2 नहीं है। सो सबसे पहला काम करते हैं कि दोनों के जो टोटल मोल्स होंगे, मोल्स ऑफ O2 प्लस मोल्स ऑफ O3, दैट विल बी टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है। एनटीपी में मोलर वॉल्यूम इज 22.4142 जैसा होता है। सो दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 22.41 टाइप का होता है, 416 ऐसा जाता है, 42 भी लिख सकते हैं। दैट इज अराउंड 0.0446 ऐसा कुछ आता है अगर आप एग्जैक्टली देखिएगा तो। नाउ दैट इज वन पार्ट कि इन दोनों के मोल्स का समेशन आ गया। दूसरा पार्ट है कि इसमें से जो O3 है दैट इज गोइंग टू रिएक्ट विद Ki, और हम लोगों ने रिएक्शन देखा था Ki के साथ, इट वॉज गिविंग यू O2, इन एडिशन टू दैट इट वॉज गिविंग यू KOH प्लस ऑब्वियसली I2, और यहाँ पर H2O चाहिए था। और हम लोगों ने ये पूरा डिस्कशन किया हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट रिपीटिंग इट, दैट इट्स एन फैक्टर वाज 2 हियर। I2 का सारा I माइनस से आया था एंड दैट्स व्हाई इट्स एन फैक्टर इज आल्सो 2। सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन राइटिंग डायरेक्टली ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O3 विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3 consumed, and that's why when we write that moles of O3 into its n factor which is 2 gives you gram equivalent of O3, and when we are talking about Na2H2O3 molarity and volume दिया हुआ है, so molarity is 1/10 into volume in liter अगर करेंगे तो moles आएंगे into इसका n factor which is 1 without giving the medium or in acidic medium it is 1, so molarity into volume in liter into n factor gives you gram equivalents.
तो यहाँ से जब हम लोग मोल्स ऑफ O3 निकालते हैं दैट विल बी कमिंग 0.002। तो यहीं से मास भी निकाल सकते हैं, तो मास ऑफ O3 विल बिकम 0.002 into it is having molecular weight 48, so that's why it becomes 0.096 gram. That's mass of O3. Why we are calculating mass? Because ultimately उन्होंने percentage by mass पूछा in the mixture, इसलिए mass निकाल कर रख लिया. Now as we are knowing कि moles of O3 कितना है, so basically we are also knowing the total moles, so we can calculate moles of O2 and that will become 0.0446 minus 0.002 and that will be 0. If you see 0.426 and that's why if you calculate mass of O2 it will be 0.0426 into molecular weight is 32, so that will be coming approximately 1.3632 gram. Now we have got mass of O3, mass of O2, so percentage by mass of O3 in the mixture will be 0.096 divided by 1.3632 plus 0.096 into 100, and if you calculate that approximately it will be coming 6.6%, and that will be the answer for this question number 3. Let's move to next question. Question number 4 in on your screen. Pause the video, note it down and then try to solve it. इससे पहले का जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था वो IIT JEE का 97 का क्वेश्चन था. दिस इज IIT JEE 98 का क्वेश्चन. देखिए हर साल लगभग मिलते थे क्वेश्चन, या तो IIT में या तो रुड़की वाले एग्जाम में या फिर दोनों एग्जाम में, कई बार ऐसा आता था. तो ये 90s का ट्रेडिशन था, हो सकता है फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाए. सो दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 4, note it down and then try to solve it, then we'll obviously see the solution of this question. I'll just read it out once. An aqueous solution containing 0.1 gram KiO3, molecular weight 214 was treated with an excess of Ki solution. The solution was acidified with HCl. The liberated I2 consumed 45 ml solution of Na2H2O3 to decolorize the blue starch iodine, जिसकी बात हम लोगों ने की थी complex. Calculate the molarity of sodium thiosulfate solution. So try this question by yourself and then we'll see the solution of this question. Hopefully आप लोगों ने ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन को. देखते हैं what is the right answer for this question. So if you see in this question KiO3 is reacting with Ki. जैसा मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम, जो रिएक्शंस मैंने आपको समझाए थे उसमें दिस वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जिसके अंदर n factor of I2 is not 2, it was 5/3, and that's why we need to be careful about this type of question. This is important question, रिविजन में रखिएगा. ये आपको याद दिलाएगा कि आंख मूंद के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड Na2H2O3 के ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर नहीं कर सकते हैं. वो करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन में रॉन्ग आंसर आ जाएगा. सो लेट्स सी इट कि क्या करना है इसमें. सो बेसिकली हम लोगों ने जैसा देखा था KiO3 प्लस Ki मिलकर ऑब्वियसली देने वाला तो ये है I2, बट ये I2 का n फैक्टर दोनों रिएक्शन में अलग अलग होने वाला है. सो उसको ध्यान से देख के फिर काम करना होगा हम लोगों को. एंड अगेन इफ इट इज एसिडिफाइड ऑब्वियसली, लेकिन अगर कुछ नहीं भी लिखता तो हम लोग मीडियम को बाय डिफॉल्ट एसिडिक ही मानते हैं जब तक वो बेसिक लिख ना दे. सो दैट्स वाई दिस विल बी द सेकेंड स्टेप रिएक्शन. नाउ इसमें जैसा मैंने बताया n फैक्टर ध्यान में रखने का है. इसका n फैक्टर हम लोगों ने देखा था, इट वॉज 5/3, इट वॉज नॉट 2, एंड यहाँ पे इसका n फैक्टर इज 2. KiO3 के लिए n फैक्टर विल बी, ये +5 से 0 में जा रहा है, सो इसका n फैक्टर इज 5. नाउ फॉर Na2H2O3 n फैक्टर वॉज 1. ये सब डिसाइड कर लेने के बाद क्या करते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट्स कैरी तभी करते हैं जब मोल कॉमन रिएजेंट का n फैक्टर बराबर हो. यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट कैरी द ग्राम इक्विवेलेंट, बट स्टिल वी कैन कैरी द मोल्स. की मोल्स ऑफ I2 प्रोड्यूस्ड विल बी कैरीड इन द नेक्स्ट रिएक्शन. सो पहला काम कर लेते हैं फर्स्ट स्टेप का. फर्स्ट स्टेप विल राइट मोल्स ऑफ I2 into its n factor 5/3, that is gram equivalents of I2 produced will be equal to gram equivalents of KiO3 consumed. So KiO3 का 0.1 ग्राम दिया हुआ है, so 0.1 divided by molecular weight is 214 and इसका n factor is 5. So that's
फर्स्ट रिएक्शन, तो यहां से मोल्स ऑफ I2 मिल गया हम लोगों को, दैट इज 0.1 इंटू, ये देखिए 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 0.1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 214, सो दैट इज मोल्स ऑफ I2। अब इसको कैरी करेंगे सेकेंड स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में इसके ग्राम इक्विवेलेंट को Na2H2O3 के ग्राम इक्विवेलेंट्स के बराबर कर देंगे। सो मोल्स ऑफ I2 इनटू दिस टाइम n फैक्टर इज 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3। उसका क्या डिटेल दिया हुआ है, 45 ml रिक्वायर्ड था, तो 45 बाय 1000 इनटू, लेट द मोलरिटी बी x, वही पूछा है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन, तो लेट दैट बी x एंड इसका n फैक्टर इज 1। Now we are already having moles of I2, 0.1 into 3 upon 214 into 2 equals 45 by 1000 into x, and when you solve this x you will be getting 0.0623, and that's the answer of this question number 4. Let's move to next question. Question number 5 is on your screen. Pause the video, note it down and try to solve it, and then we'll obviously see the solution of this question. I'll just read it out. When 79.75 gram of CuSO4 sample containing inert impurity, that means the whole sample is not CuSO4, it is having some inert impurity also, is reacted with Ki, the liberated I2 is reacted with 50 ml of 1m Na2H2O3 solution in basic medium, ध्यान में रखिएगा इसको, where it oxidizes into SO4 2 minus ions and I2 reduces to into I minus, then what will be the percentage purity of CuSO4 in this sample? Pause the video, try to solve it, and then we'll see the solution of this question. होपफुली आप लोगों ने सॉल्व किया होगा इस क्वेश्चन को। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहली बात, CuSO4 का रिएक्शन भी मैंने इंपॉर्टेंट बताया था क्योंकि थोड़ा सा अनयूजुअल था। ऐसा नहीं कि यहाँ CuSO4 इज गोइंग इनटू Cu, so basically you need to remember these type of facts, you are required to know, क्योंकि ये दिया हुआ नहीं रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या याद रखना है कि इस रिएक्शन में CuSO4 जो है वो Cu2I2 के फॉर्म में जाता है। ऑब्वियसली I2 will be produced and K2SO4 was formed. So now in this reaction इसका याद कीजिए, n फैक्टर हम लोगों ने 1 डिसाइड किया था, +2 से +1 जा रहा है, so 1 का चेंज फॉर ईच CO, that is just 1 CO. एंड इसका n फैक्टर, एज ऑल द आई इज कमिंग फ्रॉम I माइनस ओनली, सो इसका n फैक्टर इज 2। तो यहाँ पर कोई लोड नहीं है, बट दिस टाइम देयर इज समथिंग डिफरेंट अगेन। व्हाट इज दैट डिफरेंस? दैट Na2H2O3 विल नॉट गो इन Na2S4O6, इट विल गो इन द फॉर्म ऑफ Na2SO4, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बेसिक मीडियम एक तो लिख दिया है, इतने से ही काम कर लेना है। अदरवाइज इन्होंने ये दे भी दिया है कि इट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू SO4 2 माइनस, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू राइट दिस वन। नाउ अब यहाँ पर ये जो कॉमन रिएजेंट है इसके n फैक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज स्टिल 2, सो वी कैन डायरेक्टली equate the gram equivalent of CuSO4 and gram equivalent of this thing, but this time इसका n factor ध्यान में रखना है, it is going from +2 to +6, so 4 का change for each sulfur, there are 2 sulfur, so there is net change of 8. so ये एक important part है कि इन दोनों के n factor, जो पिछला क्वेश्चन देखा था वहाँ I2 का n फैक्टर इन द टू रिएक्शन वाज डिफरेंट, इट वाज चेंजिंग एंड दैट वाज इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पर इसका n फैक्टर एंड इसका n फैक्टर इज इंपॉर्टेंट, इसको भी आप रिवीजन में रखिएगा। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे इसलिए मैंने चूज करके अलग किए हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्योंकि n फैक्टर ऑफ I2 इज कॉमन, इट इज 2 इन बोथ द रिएक्शंस, दैट्स व्हाई वी कैन डायरेक्टली इक्वेट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CuSO4 कंज्यूम्ड विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3। नाउ when we are doing that, अभी ये पूरा का पूरा प्योर नहीं है, तो जो पूछा वही मान लेते हैं। इट इज आस्किंग परसेंटेज प्योरिटी, मान लो x% है, तो 79.7 ग्राम वॉज द टोटल वेट, उसका x% विल बी इंटू x बाय 100, दिस इज द टोटल मास ऑफ प्योर CuSO4 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिकुलर वेट विल गिव यू मोल्स, तो 159.5 आ जाएगा इफ यू कैलकुलेट इट, 63.5 प्लस 96 ये होता है, सो दैट इज 159.5। नाउ दिस इज द टोटल मोल्स ऑफ CuSO4 इनटू n फैक्टर 1, तो इनटू 1 करने से वी हैव गॉट द ग्राम इक्विवेलेंट्स। नाउ व्हाट अबाउट Na2H2O3, 50 ml 1m, तो मोलरिटी इज 1, 50 by 1000 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम इन लीटर से, वी गॉट द मोल्स इनटू n फैक्टर इज 8 दिस टाइम। नाउ इफ यू सी
इसका डबल है ये, तो ये ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा. तो x by 200 is equal to, this time it is 20, so 8 by 20. And that's why if you solve it, you will be getting x equals 80. So percentage purity is 80%. That's the answer of this question. Let's go to the last question of this video, that is question number 6. हम लोगों ने अवेलेबल क्लोरीन की बात की थी, उसके बेसिस पे है ये क्वेश्चन. लेट्स सी दैट क्वेश्चन. Question number 6 is on your screen. Pause the video, note it down, and then try to solve it by yourself. I'll just read it out. 5.7 gram of sample of bleaching powder, CaOCl2 जिसको बोलते हैं, but obviously we know that it will not be 100% pure, is dissolved in 500 ml of water. Water में dissolve किया है. 25 ml of it is acidified with acetic acid and treated with Ki solution. The iodine liberated required 25 ml of N by 10 Na2H2O3 solution. Find the percentage of available chlorine in bleaching powder. Try to solve this question by yourself and then we'll see the solution of this question. Hopefully आप लोगों ने ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन को. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सबसे पहली बात मैंने आपको ये बताया था कि व्हेन यू आर ब्लीचिंग पाउडर को रिएक्ट करवाते हैं किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ, इट विल बी प्रोड्यूसिंग Cl2 गैस. रिएक्शन जैसे एक दो एग्जांपल हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर H2SO4 के साथ दिखाया था. तो ऑब्वियसली किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ इट इज गोइंग टू, तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एसिडिक एसिड है तो कैल्शियम एसिटेट प्लस Cl2 प्लस H2O बन जाएगा. दैट्स वन पार्ट. सो इट इज अ सोर्स ऑफ Cl2. So in this question, if you see that bleaching powder CaOCl2 is reacting with acetic acid to produce Cl2, and that Cl2 is reacting with Ki to produce I2, and that I2 is reacting with Na2H2O3. So that's the series of reaction. Let's write those reactions. CaOCl2 plus CS3COOH must be giving you CS3CO twice calcium acetate प्लस Cl2 प्लस H2O. नाउ इफ यू बैलेंस इट, यहाँ से बैलेंस हो जाएगा, बट स्टिल जितना काम है वो ये है कि जितने मोल CaOCl2 के उतने मोल Cl2 के. शायद इस क्वेश्चन में वो भी काम नहीं आएगा. वी आर जस्ट नोइंग कि दिस इज द सोर्स ऑफ Cl2. नाउ दैट Cl2 इज रिएक्टिंग विद Ki to produce KCl plus I2, and that I2 is reacting with Na2H2O3 to give NaI plus, if no medium or acidic medium is given, Na2S4O6. इस पूरी कहानी में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसका एंड फैक्टर I2 का दोनों जगह सेम है, दैट इज 2 here as well as 2 here, and that's why we can directly equate the gram equivalents of Cl2 with this one. So for 25 ml test sample, we are writing gram equivalents of Cl2 equals gram equivalents of Na2S2O3. Now in this case, if you see n factor of Cl2 is 2, 0 से -1, 1 का change for each Cl, there are 2 Cl, so n factor is 2 here. इसका n factor already we are knowing, acidic medium में its n factor is 1, and that's why जब हम लोग equate करेंगे तो now we can write gram equivalent is equal to moles of Cl2 into इसका n factor, that is 2, and for Na2H2O3 now you need to be again careful. नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, मोलरिटी नहीं दिया हुआ है, n factor यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर गिव्स यू ग्राम इक्विवेलेंट्स. तो 1/10. हाँ, इस क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होता क्योंकि n factor भी 1 ही है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फॉर अदर केसेज ऑल्सो इफ नॉर्मेलिटी इज गिवन, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर डायरेक्टली गिव्स यू ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो दैट यू नीड टू टेक केयर. सो इंटू वॉल्यूम इन लीटर that gives you gram equivalents. तो ये जो मोल्स आया है Cl2 का, that is in, so this is 25 by, यहाँ पर 20 into 1000 लिख सकते हैं. तो basically it is, if you see 1/40 times 1/800. Now ये जो Cl2 के मोल्स आए हैं ये 25 ml टेस्ट सैंपल में है. टोटल 500 ml का 25 ml निकाला था तो इतना था. सो moles of Cl2 in 500 ml solution जो कि ओरिजिनल सैंपल से बनाया था, that will become this mole
into 500 divided by 25. You can apply the unitary method also. 25 ml is having this much, तो 500 ml will have this much. तो ऐसा करके हम लोग इसको कर सकते हैं. और अब ये जो आया है that is the, if you see it is actually 5 times 1 by 40. So these are the moles in the original sample. Now, so mass of Cl2 कितना आएगा? That will become 1 by 40 into इसका molecular mass, that is 71 gram. So that is 71 by 40 gram. Now it is just asking, it is not asking CaOCl2 कितना था sample में, ये सब नहीं पूछ रहा. It is just asking percentage available chlorine. So percentage available chlorine is just mass of chlorine it is having divided by total mass of sample, which is 5.7 gram, and into 100%. So that gives you 71 by 57 into 40 into 1000 हो जाएगा. 5.7 को 57 किया तो. So this much percentage, if you calculate it, you will get around 31.14%, and that's the answer for this question number 6. So this was the last question of the day. आज हम लोगों ने जो कवर किया है, just remind you again, जो आज हम लोगों ने कवर किया है that is volumetric analysis का iodometric and iodimetric titration. So we have covered now previous lecture simple titration, this lecture iodimetric and then iodometric. तो ये तीन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं. अब बच गए हैं बैक टाइट्रेशन एंड डबल टाइट्रेशन, मच इजियर देन आयोडोमेट्रिक ऑब्वियसली. सो we'll cover that in the next lecture. So definitely next lecture is going to be the last lecture of this chapter, volumetric analysis. Hope you are enjoying this lecture, these lectures, and understanding the concepts. If you are having any sort of doubt, please put your doubts in your comment box. Also give me the feedback about these videos. So that's all for today's lecture. दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर हाँ तो YouTube पे लाइक का बटन दबाएं और हाँ अपने डाउट्स एंड फीडबैक्स को कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करें. फॉलो द प्लेलिस्ट वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस फॉर द रिमेनिंग वीडियोस ऑफ दिस चैप्टर. केमिस्ट्री के बाकी चैप्टर्स के वीडियोस के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन. शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको इनकी जरूरत हो सकती है. थैंक यू एंड टेक केयर.